आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। सुपर टेट परीक्षा की तैयारी में शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल की आज हमारी चौथी क्लास होगी और सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन और आरंभिक पठन कौशल, ये टॉपिक्स आपसे 10 अंक के प्रश्नों के माध्यम से पूछे जाएंगे। तो जो हमारा टॉपिक, हमने एक टॉपिक तो अध्याय 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा की ये दूसरी क्लास है और इस टॉपिक को यहाँ ख़त्म कर लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कीजिएगा। इस महीने आपको क्लासेस में कुछ गैप देखने को मिलेगा, लेकिन बेफिक्र रहिए, इस महीने के बाद मतलब ये जो फास्ट यानी रमज़ान का महीना चल रहा है, इसके बाद आपको क्लासेस बहुत स्मूथली मिलेंगी। क्योंकि फास्ट के दौरान थोड़ा मुश्किल है क्लासेस को रिकॉर्ड करना, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम से कम 2 क्लासेस आपको डेली मिल जाएं और कभी कभी गैप भी हो जा रहा है। चलिए उसके लिए माफ़ कीजिए, बट आप बने रहिए, क्लासेस आती रहेंगी आपके लिए। लाइव क्लासेस भी आपकी, आप लोग लाइव क्लासेस के लिए बोल रहे थे, लाइव क्लासेस भी आपकी मई में पॉसिबल हो पाएंगी। ये जो क्लासेस अभी आपको मैं रिकॉर्डेड दे रहा हूँ 1 या 2, तो मई के महीने से हम जो है 3 क्लासेस आपकी शेड्यूल करेंगे एक दिन में। मतलब वो लाइव सेशन ही रहेंगे और वो फिक्स रहेंगे, उसमें प्रैक्टिस रहेगी, किसी दिन थ्योरी रहेगी, मतलब वो ऐसा शेड्यूल फिक्स कर लेंगे एक, जिस पे आप एक समय पर आ सकें, नियत समय पर। तो इससे आपकी तैयारी और बेहतर मैं आपकी करवाने के लिए चाह रहा हूँ, लेकिन इस महीने थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए। आप कंटेंट आप देख रहे हैं, कोई कमी नहीं है उसमें, वो बहुत पसंद आपको आ रहा है और ये एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा और स्कोर करने में बहुत ज़्यादा ये आपको सहायक होगा। हमने पिछली क्लास में वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ा था, उसके बाद आता है बुद्धिज़्म या बुद्ध काल में शिक्षा का क्या प्रावधान था, शिक्षा का क्या महत्व या क्या विकास हुआ। अगर हम बुद्धकालीन शिक्षा की बात करते हैं, इसमें जो शिक्षाएं थी वो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित थी। बौद्ध या बुद्धिज़्म की जो शिक्षा थी, इसको ऐसे कहेंगे बौद्धों की शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से भगवान बुद्ध की शिक्षा पर आधारित थी। पहला फैक्ट इसका। तो इस शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? भाई, शिक्षा देने के उद्देश्य होते हैं। अभी तक हमने वैदिक कालीन जो शिक्षा पढ़ी थी उसके अपने उद्देश्य थे, इसके अपने उद्देश्य हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ तक जो हम देखेंगे उसमें जो उद्देश्य हैं वो एक ही तरफ जाते हैं। निर्वाण की प्राप्ति मतलब महाज्ञान की प्राप्ति पर यह बल देती है ये शिक्षा। ज्ञान की प्राप्ति कहें, चरित्र निर्माण, सभ्यता और संस्कृति का विकास पर भी ये ध्यान देती है। मतलब उस समय जो बौद्धकालीन संस्कार या संस्कृति थी उसको डेवलप करना और धर्म के प्रचार पर भी ये फोकस करती थी, वैदिक कालीन शिक्षा के तरह ही। अब जैसे हमने वैदिक काल में पढ़ा था कि जो शिक्षा के केंद्र थे वो आश्रम हुआ करते थे, जिन्हें हम जो ऋषि और जो आचार्यों के आश्रम हुआ करते थे उनको हम गुरुकुल कहते थे। तो गुरुकुल जो है वैदिक काल में जो है क्या थे, शिक्षा के केंद्र थे, सेंटर्स थे। मगर इस समय बुद्धकालीन शिक्षा के समय जो शिक्षा के केंद्र थे वो बौद्ध मठ और विहार हुआ करते थे। तो जिस विद्यार्थी को भी इस समय अगर शिक्षा प्राप्त करनी होती थी तो इन मठों में, इन विहारों में प्रवेश लेना होता था। और ये बौद्ध विहार, जो बौद्ध मठ बनाए गए थे, इन बौद्ध शिक्षा केंद्रों में हमारे देश के साथ साथ बाहर विदेशी छात्र भी पढ़ने आते थे। जावा, सुमात्रा, चीन, जापान के छात्र भी यहाँ पर विद्या अर्जन करने के लिए आते थे। तो बौद्ध शिक्षा की ये केंद्र बहुत विशाल होते थे। इनकी कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 1 लाख के आसपास, हम कह सकते हैं 90,000 से अधिक विद्यार्थी इसमें एक साथ में अध्ययन कर सकते थे। और इन शिक्षण संस्थानों की अगर हम बात करें, इनको विश्वविद्यालय कहा जाता था। तो भारत का अगर पहला विश्वविद्यालय की हम बात करें तो वो तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ठीक। और इस काल में जो देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय रहा वो था नालंदा विश्वविद्यालय। इसमें जो कैपेसिटी थी वो 10,000 छात्रों की थी। बौद्ध धर्म का जो सिलेबस है, बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी, उसमें बौद्ध धर्म के बारे में 3 किताबें होती हैं बौद्ध धर्म की। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं ये। इनकी शिक्षा दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, औषधि विज्ञान, गणित, ये पाठ्यक्रम रहता था इन यूनिवर्सिटीज़ में। अब हम बात करते हैं किसकी, जो प्रारंभिक शिक्षा थी एक बालक की, उस शिक्षा हेतु मठों में प्रवेश की आयु जो है वो 6 वर्ष हुआ करती थी। 6 वर्ष की आयु में, बौद्ध काल जब बच्चे की आयु 6 वर्ष हो जाती थी तो बौद्ध काल में बालक की उम्र 6 से 8 वर्ष के मध्य होती थी। उसका एक संस्कार किया जाता था, इसको कहेंगे पवज्जा संस्कार के नाम से मिलेगा आपको, या प्रवज्य संस्कार के नाम से। इसी के साथ बालक की शिक्षा
प्रारंभ हो जाती थी। तो ये पूछ सकता है कि बुद्धकालीन जो शिक्षा है उसमें बालक की उम्र किस उम्र में बालक की शिक्षा प्रारंभ होती थी? 6 वर्ष की उम्र से। किस संस्कार के साथ? प्रवज्या संस्कार के साथ। दूसरा, जो बौद्ध काल में शिक्षा की जो भाषा हुआ करती थी, कौन सी भाषा में शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती थी? पाली भाषा और प्राकृत भाषा, याद रखेंगे, पाली भाषा और प्राकृत भाषा में शिक्षा प्रोवाइड की जाती थी। और इसके बाद में जिन बालकों का प्रवज्या संस्कार हो जाता था उनका ही अगला संस्कार भी किया जाता था, जिसे हम उपसंपदा संस्कार कहते थे। ये उन शिक्षार्थियों को ही दिया जाता था या उन बालकों या विद्यार्थियों को दिया जाता था जिनका उद्देश्य बौद्ध भिक्षु बनना या बौद्ध भिक्षुणी बनना होता था। और जो बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ हैं इनको आप जानते हैं, पिटक कहलाते हैं। ये कौन कौन से? सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अगली अगर हम बात करें तो बौद्ध काल में छात्रों के जो नाम थे उनको श्रावण या सामनेर से संबोधित किया जाता था। तो बौद्ध काल में शिक्षा केंद्रों को अभी बताया हमने मठ कहते थे, ठीक है। और जो मठों का नियंत्रण था वो बौद्ध संघ के हाथ में हुआ करता था, ठीक, बुद्धिस्ट काउंसिल के हाथ में। और अगर हम बात करें बौद्ध काल में जो स्त्री शिक्षा थी, स्त्री शिक्षा पर भी अच्छा खासा बल दिया गया था। तो यहाँ तक हो गया। अब बौद्ध धर्म में हम देखें इस शिक्षा के अंतर्गत जो अनुशासन था, डिसिप्लिन था, उसको भी अधिक महत्व दिया गया, इंपॉर्टेंस दी गई। इसमें 10 नियम बताए गए थे अनुशासन को फॉलो करने के। अहिंसा, अप्रिय, अशुद्ध आचरण से दूर रहना, मादक पदार्थों से दूरी, झूठ ना बोलना, समय पर भोजन करना, निंदा ना करना, नृत्य कलाओं से दूर रहना, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं से दूर रहना और भिक्षा में कोई भी कीमती वस्तु ना लेना। अब बौद्ध काल की बात करते हैं, उस समय की जो परीक्षा प्रणाली हुआ करती, जो एग्ज़ाम था वो मौखिक रूप से होता था, ठीक है। मौखिक प्रणाली से बालकों की परीक्षा ली जाती थी। बौद्ध धर्म में उच्च प्राथमिक शिक्षा 12 वर्ष में शुरू हो जाती थी। अब इसके उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, बौद्ध धर्म का, व्यक्तित्व का विकास, चारित्रिक विकास और ज्ञान का विकास, ये थे हमारे क्या बौद्धकालीन शिक्षा। अब इसके बाद जो क्रम में है वो है मध्यकालीन शिक्षा। मध्यकालीन शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, मुगल काल, इन सब में देखने को मिलती है मुस्लिम कालीन शिक्षा। तो इसमें शुरुआत कैसे होती है, हम एक शुरुआती स्तर पर देख रहे हैं। अभी तीनों में हमने देखा, वैदिक काल में, बौद्ध काल में और अब मुस्लिम काल में। एक बालक जो जन्म के बाद उसकी आयु अगर 4 वर्ष है, 5 वर्ष है, 6 वर्ष है, इन्हीं में उसकी शिक्षा शुरू हो जा रही है, अलग अलग अगर हम देख रहे हैं। तो मुस्लिम काल में अगर हम बात करें तो बच्चे को मुस्लिम काल में जब बालक की उम्र 4 साल की होती थी, 4 साल 4 महीने और 4 दिन का जब बच्चा हो जाता था, तो उसका जैसे संस्कार अभी हमने वैदिक काल में देखे, बौद्ध काल में देखे, वैसे ही इस मुस्लिम शिक्षा में भी हमें बिस्मिल्लाह संस्कार का एक नाम देखने को मिलता है। इसको बिस्मिल्लाह खानी नामक रस्म कह लीजिए, संस्कार कह लीजिए, इससे शुरुआत की जाती थी बच्चे की पढ़ाई की। और इसमें बालक को जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी वो मकतबों में दी जाती थी। तो ऐसे पूछ लेगा कि मुस्लिम शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा के दौरान बालकों को जो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे वो क्या थे? मकतब थे। और उच्च प्राथमिक शिक्षा उनको मदरसों में दी जाती थी। दोनों पे ही प्रश्न कर सकता है आपसे। प्रारंभिक जो शिक्षा थी उस शिक्षा की भाषा क्या थी? अरबी भाषा में दी जाती थी प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, और उच्च प्राथमिक शिक्षा फारसी भाषा में दी जाती थी। मुस्लिम शिक्षा एक तरीके से पूरी तरह से मुफ्त ही थी, ठीक है। अभी तीनों जो हमने पीछे पढ़े हैं वो भी मुफ्त एजुकेशन थी। तो शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने वाले जो छात्र थे, छात्रों को शागिर्द कहा जाता है, ठीक है, शागिर्द स्टूडेंट को। और जो टीचर होते हैं यानी शिक्षण कार्य करने वालों को उस्ताद कहा जाता था। क्लियर होगा। अगर हम बात करें संस्थानों का खर्च कहाँ से चलता था, ठीक है, मदरसों, मकतबों का, तो जो सरकारी सहायता होती थी राज्य की उससे, और जो दान के थ्रू आता था पैसा उससे। तो बालकों को शिक्षा प्रदान करने की 5 विधियाँ थी। इसमें मौखिक विधि थी, व्याख्यात्मक विधि थी, क्रियात्मक विधि थी, वाद विवाद विधि थी, प्रयोगशाला विधि थी। इनके नामों से भी आप कुछ कुछ समझ सकते हैं, ठीक है, कि ये किस तरह की विधियाँ थी। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ से पूछ सकता है, मुस्लिम कालीन शिक्षा के दौरान कुछ उपाधियाँ दी जाती थी, ठीक है। अगर कोई भी साहित्य के क्षेत्र में जो उपाधि सबसे बड़ी उपाधि थी, अगर किसी ने साहित्य के क्षेत्र में बहुत अधिक ज्ञान अर्जित किया है, ठीक है, तो उसको काबिल कहा जाता है, ठीक, काबिल। धर्मशास्त्र के क्षेत्र में जो उपाधि दी जाती थी वो आलिम, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में दी जाती थी वो फाजिल, चिकित्सा के क्षेत्र में तिबी और गणित के क्षेत्र में रियाजी नाम की उपाधियाँ दी जाती थी। याद रखिएगा ये मुस्लिम कालीन शिक्षा की उपाधियाँ थी। और मुस्लिम कालीन शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे उसमें दिल्ली,
आगरा, जौनपुर का नाम आपने सुना होगा, बीदर, मालवा, ये प्रमुख केंद्र हुआ करते थे किसके? मध्यकालीन शिक्षा के। इसमें भी बाकी धर्म की तरह अगर मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य देखें तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वह है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास कहेंगे हम। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक ख़त्म, वो सेपरेट टॉपिक है, उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाकी दूसरे विषय, ऐसी विषय की अगली क्लास में हम मिलेंगे आपसे। चलिए, थैंक यू सो मच।